को लेके, सादगी को लेके, सर पे दुपट्टा ओढ़ के जिस तरीके से वो रहती है, इज्जत से अदब से रहती है, तो बहुत लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये सवाल तो हमारे में भी है, कहाँ बंदर की शक्ल का वो आदमी, आप ये देखो। आज मूछे कुंडी करने से कोई मर्द थोड़ी ना हो जाता है। आप सोचो कि मैं ऐसे मूछे कुंडी कर लूंगा तो आपको लोग मर्द कहेंगे ना। मर्दगी का तो सबूत आपने खुद दे दिए बयान दे करके। मर्द ऐसे होते हैं क्या? मर्द औरत की इज्जत को ढकता है, औरत की इज्जत को नंगा नहीं करता। राणा साहब, ये तो नामर्दगी का सबूत है। आप अपने आप को मर्द कहते हो। आपकी आज करनी सेना के लोग आपके पक्ष में खड़े नहीं हो रहे। आप ये बात बताओ, उस बयान के बाद से वो छुपे फिर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि राणा साहब की बीवी को भी सामने मीडिया के लाया जाए। हम भी उनसे जाके पूछेंगे बहन से कि हाँ भैया, तू बता, तेरे को अपनी सोतन सब गवारा थी। आप मुझे बात बताओ, एक तरफ ये हिंदू हिंदू करते हैं और एक तरफ घर में कह रहा है मैं नमाज पढ़वाऊंगा, मैं ये करूंगा। अरे जिस आदमी को गली का कुत्ता भी अजनबी समझ के भोगता है, वो मुसलमानों पे बयान देके रातों रात वायरल हो जाता है। अच्छा। ये इस्लाम की ताकत है। ये समझना पड़ेगा। ये मुसलमानों की ताकत है कि मुसलमानों के नाम का सहारा लेकर के आज मीडिया में चैनल अपनी रोटी कमा रहे हैं। मुसलमानों के नाम का सहारा लेके भाजपा अपने वोट पक्के कर रही है। मुसलमान। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इकरा हसन को लेकर योगेंद्र सिंह राणा का जो बयान सामने आया वो लगातार सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। और जिस तरीके से उन्होंने वैवाहिक प्रपोजल दिया है इकरा हसन को, उसको लेकर लगातार लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। एफआईआर उन पर हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने में नाकामयाब रही है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ गिन्नी साहनी मौजूद हैं। तो सीधा उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके का एकाएक बयान देना, वीडियो जारी करना, क्या ये अचानक से उनके मन में आया? अचानक से उन्हें लगा कि इकरा हसन को वो पसंद करते हैं और उन्हें शादी का प्रस्ताव भेज देना चाहिए, या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक मंशा हो सकती है? तो गिनी साहनी जी, सबसे पहले तो आपने सुना होगा, वो पूरा उनका वीडियो देखा होगा जो काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। किस तरह की मानसिकता रही होगी एक आदमी की जो ये कहता है कि मैंने अपनी पत्नी से भी इजाज़त ले ली है और बाकायदा कबूल है कह के वो कलमा पढ़ के उनसे कह रहे हैं कि मुझे आपसे निकाह कबूल है, बिना इकरा की मर्ज़ी के या किसी भी महिला की मर्ज़ी के इस तरीके से वैवाहिक प्रपोजल देना कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज में गंदगी अगर कहीं देखनी हो तो ये भाजपा वाले हैं या उनके जो अंधभक्त हैं या जो ऐसे करनी सेना के ले लो या जितने हिंदू रक्षा दल बने हुए हैं, इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी हरकत इतनी नीच है कि लोग ये कहने पे उतारू हो चुके हैं भैया हिंदुओं को बदनाम करने वाले लोग हैं। आज करनी सेना के जो राणा साहब ने ये बयान दिया, आपको सोचना पड़ेगा, ये शर्मसार करने वाला बयान है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, हिंदू सभ्यता के अनुसार या हिंदू कल्चर के अनुसार या लॉ के अनुसार ऐसा कौन सा आदमी है जो एक बीवी के रखते हुए कह रहा है मैं दूसरी को ले आऊँगा और मेरी बीवी मुझे इजाज़त दे रही है? तो भैया तू तो मुसलमान ही बन जाना। फिर तू भी कलमा पढ़ के मुसलमान बन जा। फिर तू काहे को हिंदुओं को ढिंढोरा तो पढ़ ही रहे हैं, बाकायदा कलमा पढ़ रहे हैं और बड़े ही कहते हैं ना कि बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, उतने अच्छे से शायद कुछ मुस्लिम लोग ना पढ़ पाए जितने अच्छे से वो कलमा पढ़ रहे हैं। देखिए, वो कलमा पढ़ना एक टोंड मारना है, वो एक ताना मारना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। वरना तो आपने देखा होगा टीका लगा करके सर के ऊपर गमछा रख करके ये कह रहे हैं मैं तो अभी रामायण पढ़ रहा था। जब मीडिया में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं तो अभी रामायण पढ़ा था और इकरा हसन के लिए मैं कमरा बुक कर दूंगा, मेरे पास भी बहुत पैसा है, वहाँ पे वो नमाज पढ़ेगी। तो आप इस बात को समझो, वो तो सिर्फ एक दिखाना कि देखो हम इकरा के दीवाने हुए जा रहे हैं। पर आप ये चीज़ सोचो कि ये समाज का हमारा क्या चरित्र है कि ये समाज में ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि देश में दंगे भड़के। आप अब उसी चीज़ का जो पलटवार है आपको देखने को मिला होगा, कितने सारे राजपूत समाज के लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि भाई ये अगर हमारे हत्थे पड़ गए तो हम इसका पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो आप ये समझो कि इसको प्लांट कौन कर रहा है, इसको हवा कौन दे रहा है, इनको हिम्मत कौन दे रहा है? क्या इनके पीछे सरकारी लोग हैं? क्या इनके पीछे नेताओं का संरक्षण है? वरना एक आम आदमी की आज की डेट में इतनी बड़ी औकात हो रही है कि एक सांसद के बारे में बोल जाए। क्या इकरा हसन छोटी मोटी है क्या? वो छोटी मोटी हस्ती होती, कोई चलती फिरती पाकिस्तान की लड़की होती? सवाल यही है गिनी साहनी जी कि जब एक सांसद, लोकसभा सांसद इस पद पर हैं, उनके लिए ये लोग इस तरीके की बयानबाजियां कर सकते हैं और कोई जिन्होंने बयानबाजी की है वो भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं, जो करनी सेना अपने आप को महिलाओं के सम्मान के लिए सड़कों पर सबसे पहले उतर जाती है अगर उन्हें लगता है कि महिलाओं का अपमान हो रहा है। बाकायदा वो अपमान करें वो अलग बात है। देखिए, वो अपमान में महिलाओं के या इसके कभी आपने देखा ही नहीं होगा। वो उन मुद्दों पे आते हैं, गाय हो गया जी, गाय का मुद्दा हो गया या किसी और का मुद्दा हो गया, उन्होंने एक आतंक फैलाने वाला काम किया है। आज की डेट में जो ये माहौल पूरा का पूरा पैदा करा है, ये अपने आप में दिखाता है कि वो औरतों के प्रति क्या नियत रखते हैं। मतलब आज हमारे समाज में इतनी बड़ी सांसद के ऊपर इस तरह की नियत रखना, तो आप ये समझ जाओ कि शहर की छोटी मोटी गाँव देहात की बच्चियां कहाँ सेफ होंगी? इन्हीं से सेफ नहीं है। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। मैं कहता हूँ कि क्या हिंदुओं की ये सभ्यता होती है? क्या ये कल्चर होता है? एक हिंदू तो औरत का सम्मान करना जानता है, तो इनको अपने ऊपर ये हिंदुओं का टैग नहीं लगाना चाहिए ना। ये अपने माथे पे तिलक लगा करके घूमते हैं, क्या तिलकधारी ऐसे होते हैं? इनको असली हिंदुओं से पूछना चाहिए, उन राजपूत समाज के लोगों से मिलना चाहिए
जो आज वो ढूंढ रहे हैं इनको कि हमारे हत्थे चढ़े, हम इनको बताएं, और वो बोल रहे हैं कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है। तो इकरा हसन के लिए सब कुछ करना, ये हमें नजर आता है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जाती है। एक तरफ तो कहा जाता है कि लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। आप समझो, मीडिया लगातार लव जिहाद का मुद्दा चलाता है। तो ये क्या भगवा जिहाद? आप मुझे ये बात बताइए, क्या है ये? हमसे पूछना पड़ेगा लोगों से कि ये क्या कर रहे हैं। कि हमारे देश के अंदर एक सांसद को इस तरह से बयानबाजी देना और उसके बाद FIR होने के बाद पुलिस उसमें ठंडी बैठी है। अरे यार, इतना बड़ा मुद्दा हो गया और तुम उस पर ठंडे बैठे हो। कह रही है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सुरक्षा कहाँ है? आज आपकी पकड़ में एक आदमी नहीं आ सकता। आप मुझे बात बताओ, मतलब ये वही वाली बात है कि जो भी आतंक फैलाएगा इनकी पकड़ से दूर है। चाहे वो पाकिस्तान से आने वाले पहलगाम में लोगों को दिलाने वाले लोग हों, चाहे वो हमारे देश में आतंक मचाने वाले ऐसे राणा जैसे लोग हों। मतलब इन लोगों की पकड़ से, पुलिस की पकड़ से सिर्फ और सिर्फ जो है वो मस्जिदों के बाहर नाचने वाले भी दूर हो जाते हैं। जो भी मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं वो पुलिस की पकड़ में आते ही नहीं है। आप समझो। एक सवाल ये भी है कि किसी फिल्म में, शायद पद्मावती फिल्म में, मैंने एक डायलॉग सुना था कि राजपूती कंगन में भी उतनी ही धार है जितनी राजपूती तलवार में होती है। तो जब महिलाओं पर इस तरीके की बयानबाजी की गई, तो जो राजपुतानियां हैं, जो महिलाएं हैं, या उनकी खुद की पत्नी, किसी भी ऐसे व्यक्ति का कोई बयान मैंने नहीं सुना जो आए कि इकरा के समर्थन में कि नहीं ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा एक भी बयान नहीं आया। नहीं, 2-3 हमने भी देखे हैं ट्विटर वगैरह पे राजपूत लोगों के बयान। तो उन्होंने ये बोला है, हाँ किसी बहन बेटी का नहीं आया, वो अलग बात है। पर कुछ पुरुष हैं, चाहे बेशक वो राजनीतिक हो या वो सामाजिक हो, वट कोई भी हो, उनके बयान आए हैं इनके खिलाफ कि हाँ भैया हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते और हम इसको समझाना चाहते हैं कि इकरा का उन्होंने बैकग्राउंड तक बताया कि भैया इकरा हसन किसकी पोती है, किसकी नाती है, कौन से बरादरी से है, वो सब कुछ खोल करके बताया। तो आज आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर एक महिला का सम्मान कहाँ पहुंच चुका है। आज इकरा हसन को आप लेके मत चलो, एक मुसलमानी को लेके मत चलो, आप एक महिलाओं को लेके चलो कि एक महिला के ऊपर नज़र किस तरह गड़ा के बैठे गिद्ध लोग। कि अगर आज वो कह रहे कितनी खूबसूरत भी है, माशाल्लाह, ये शब्द भी बोले जा रहे हैं उनके द्वारा, मतलब तुम्हारी लाट टपक रही है उसको देख करके, और वो कवारी है, तुम्हारा इसका मतलब क्या है? उसकी मर्जी, वो जिससे मर्जी ब्याह करेगी, जिससे मर्जी निकाह करेगी, तू होता कौन है भाई ये कहने वाला? तो इकरा हसन के लिए स्टेटमेंट देना ये दिखाता है कि आज हमारे देश में राजनीति में जो औरतें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहती हैं, मोदी सरकार कहती है कि देखो हम चाहते हैं कि औरतें राजनीति में आगे बढ़े, तो ऐसे बढ़ेंगी क्या मोदी साहब? ऐसे बढ़ेंगी राजनीति में औरतें आगे कि तुम्हारे ही लोग और तुम्हारे संरक्षण में पड़ने वाले लोग आज उन बहन बेटियों पे नजरें गड़ाएंगे? जब किसी बहन बेटी में नजरें गड़ाई जाएंगी तो क्यों? कभी आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि हेमा मालिनी के गाल बड़े लाल लाल हैं, ऐसे बयान भी सुनने को मिलते हैं हमारे देश में। मतलब ये नेताओं की क्या वो है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। मैं एक बात कहते हैं, जयप्रदा के बारे में भी हमने बयान सुने थे। तो ये जो आज ये दिखाता है कि हमारे देश में महिलाओं के लिए राजनीति के अंदर जाना, एक तरफ कहा जाता है कि भैया वुमन इंपावरमेंट हो रही है, वुमन इंपावरमेंट, और एक तरफ नारी सशक्तिकरण के नाम पे नारियों का अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका आंखों से बलात्कार हो रहा है। आप समझो इस बात को? आपको लगता है कि ये उनका आंखों से एक तरीके से बलात्कार किया जा रहा है? और क्या कहोगे आप इस चीज़ को? अगर आज मैं आपको ये कहूँ कि क्या बात है, माशाल्लाह जी आप बड़ी खूबसूरत लग रही है, मैं आपको सर से लेके पाँव तक देखूं, तो आप इस चीज़ को कैसे ट्रीट करेंगे? आप मुझे बात बता दो। ये शायद में आपके कैमरा मैन भाई मुझे उठा के छत से नीचे फेंक देंगे, भाई हमारी बहन बेटी के बारे में कैसे बोल रहा है? आप मुझे बात बताओ। तो हाँ, ये क्या गवार है? मैं ऐसे कहूँ क्या बात है, आज तो ये आंखों से बलात्कार नहीं है क्या मैडम? आप बताओ। बिल्कुल है। किसी बहन बेटी की इज्जत ढकी जाती है, उसको नंगन नहीं किया जाता। पर ये आज भाजपा के एजेंट बन के बैठे हुए हैं या करनी सेना के कुछ बन के बैठे हैं, किसी भी तरह के बैठे, ये आंखों से बलात्कार नहीं तो क्या है? मैं तो कहता हूँ कोर्ट को इस चीज़ के ऊपर भी, किसी औरत के लिए इस तरह की स्टेटमेंट के ऊपर भी बलात्कार की धारा लगा देनी चाहिए। पर हमारे देश में कुछ ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। हालांकि अगर इस बात पर जाएंगे तो बात फिर दूर तक जाएगी कि इस देश में कोर्ट भी ऐसे फैसले लेता है जब कहता है कि कपड़ों के ऊपर से अगर आपको, तो वो बलात्कार की श्रेणी में या पॉक्सो में नहीं आता है। इस बात पर नहीं जाते। लेकिन सवाल ये है कि जो ये संगठन बने हुए इस देश में, जो खुद को महिलाओं के हितों का हितैषी बताते हैं या फिर तमाम छोटे मोटे मुद्दों को लेकर सड़कें जाम कर देते हैं, हाथों में तलवारें लहराते हुए सड़कों पर उतर आते हैं, किसी एक नेता के बयान पर उसको मारने तक की धमकी दे देते हैं, उन्हीं के उस संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अगर इस तरीके का बयान देता तो उस पर खुद कार्रवाई क्यों नहीं करते? बैन कर देने चाहिए भैया सारे संगठन। इन सारे संगठनों का बैकग्राउंड आप मुझे दिखा दो, एक भी ऐसा दिखा दो कि महिलाओं के सम्मान में या देश की एक सामाजिक चीज़ों को मजबूत करने में इन्होंने कोई अपनी एकजुटता दिखाई हो। इनकी एकजुटता कहीं नहीं दिखती। अरे जैन मंदिर तोड़ा तुम्हारी भाजपा ने शालीमार बाग में, दिल्ली के अंदर जाओ ना करनी सेना वाले, तो मस्जिदों के बाहर तो खूब नाचते हो, जाओ मस्जिद तोड़ा है, क्यों नहीं मस्जिद में? वहाँ बहन बेटियां बता रही है कि हमने वोट दिया, हमसे गलती होगी, हमारा
नाक तोड़ दिया, हमें नीचे गिर दिया, मैं बेहोश हो गई। वहाँ औरतें बयान दे रही हैं अपने, क्यों नहीं जाते? आज बताओ, मंदिर टूटता है, महाराष्ट्र में जैन मंदिर तोड़ा, तो आज हमें पूछना पड़ेगा कि ये जैनियों की दुश्मन है, कि ये सरकार जैनियों के समर्थन नहीं करती, मतलब जैन मंदिर भी अवैध हो गए, अभी तक तो मस्जिद अवैध बताई जाती थी। तो ये पूछना पड़ेगा। आप तो मंदिर के लिए भी नहीं खड़े हो, आप सिर्फ वहां खड़े हो जहां पे मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं का वोट बैंक पक्का होगा। आप समझो इस बात को। जितने भी आपको संघ मिलेंगे, संगठन मिलेंगे, इन सारे संगठनों के एक्शन जो होंगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो होंगे वो मुसलमानों के खिलाफ ही होंगे। सवाल ये भी है कि अगर यही बयानबाजी मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति की ओर से की गई होती, हिंदू धर्म की या राजपूतानी या शतरानी के खिलाफ, तो इस देश में क्या माहौल होता? क्या तब भी ये जो पूरा नैरेटिव है जो अभी फिलहाल इतना ठंडा पड़ा हुआ है, क्या तब भी ऐसा होता? क्या तब भी वो आदमी पुलिस की गिरफ्त से बाहर होता, या अब तक उसके घर पे बुलडोजर चलाए गए? बुलडोजर चल गया होता है, NSA लग गई होती, उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा करके उसको ऐसा बंद करते हैं कि वो छूट ही ना पाता। आज हमारे देश के अंदर 2 तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आपको उमर खालिद याद होगा, कन्हैया कुमार का मित्र था, उसके ऊपर 2020 के अंदर दिल्ली दंगों को लेकर के, दिल्ली दंगे भड़काने का आरोप था सिर्फ, कि कोई सबूत नहीं मिला कि हाँ भी भड़काने का काम किया इसने, तो उसको आज तक जमानत नहीं मिली। 2020 से अब तक वो अंदर बैठा है। पर आप ये बात बताओ कि हमारे देश में कावड़ की ड्रेस पहन करके एक CRPF के जवान को रेलवे स्टेशन पे मिर्जापुर के लिटाल डाके कुत्ता बना के मारा जाता है और मात्र आधे घंटे में उनकी जमानत हो जाती है। अरे उस पर दंगा भड़काने का आरोप था, ये तो सरेआम दंगा था। ये 2 कानून नहीं है क्या? आधे घंटे में जमानत, मतलब जेल में उनको, या ये कह लो कि थाने में बिठा करके चाय पिलाने के लिए लेके गए थे क्या? आधे घंटे में जमानत हो गई। मतलब आज हमारे देश में 2 कानून आपको देखने को मिलेंगे। आपने जो बोला, अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू नेत्री के बारे में ऐसा बयान दिया होता, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अब तक घर पे बुलडोजर होता, वो हवालात में होता, ऐसी ऐसी धाराएं होती कि उसकी साथ पुश्ते बैठ करके सोचती है रिहा भी हो पाएगा या अंदर ही दम तोड़ देगा। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। वो अभी तक योगेंद्र सिंह राणा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, लेकिन उनका वीडियो एक के बाद एक वायरल हो रहा है लगातार। एक सवाल ये भी बनता है कि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि इकरा को तो चलिए छोड़िए, इकरा की बात तो सब जानते हैं कि इकरा इतनी सम्मानित सांसद है, इसके अलावा बेहद खूबसूरत, शालीन, अपनी शालीनता के लिए जानी जाती हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बार प्रपोजल देने से पहले वो अपनी शक्ल भी देख लेते हैं कि किस लड़की को वो प्रपोजल दे रहा है, कहाँ वो और कहाँ ये। वो कहते हैं ना वो कहावत, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सूरत की बात की जाए तो इकरा हसन के बारे में खूबसूरती को लेकर के बहुत से लोग कहते हैं, हम तो किसी की बहन बेटी भी नजर इस हिसाब से देखते ही नहीं, पर अगर आप खूबसूरती की बात करें तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो सुंदर है, अप्रिशिएट करते हैं। हाँ भी उनकी शालीनता को लेकर, सादगी को लेकर, सर पे दुपट्टा ओढ़ के जिस तरीके से वो रहती है, इज्जत से अदब से रहती है, तो बहुत लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये सवाल तो हमारे में भी है, कहाँ बंदर की शक्ल का वो आदमी? आप ये देखो, आज मूछे कुंडी करने से कोई मर्द थोड़ी ना हो जाता है। आप सोचो कि मैं ऐसे मूछे कुंडी कर लूंगा तो आपको लोग मर्द कहेंगे ना? मर्दगी का तो सबूत आपने खुद दे दिए बयान दे करके। मर्द ऐसे होते हैं क्या? मर्द औरत की इज्जत को ढकता है, औरत की इज्जत को नंगा नहीं करता। राणा साहब, ये तो नामर्दगी का सबूत है। आप अपने आप को मर्द कहते हो। आपकी आज करनी सेना के लोग आपके पक्ष में खड़े नहीं हो रहे। आप ये बात बताओ, उस बयान के बाद से वो छुपे फिर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि राणा साहब की बीवी को भी सामने मीडिया के लाया जाए। हम भी उनसे जाके पूछेंगे बहन से कि हाँ भैया तू बता, तेरे को अपनी सोतन गवारा थी? आप मुझे बात बताओ। एक तरफ ये हिंदू हिंदू करते हैं और एक तरफ घर में कह रहा है मैं नमाज पढ़वाऊंगा, मैं ये करूंगा। अरे भाई, तुम एक घर के अंदर 2 धर्म बनाओगे? आप ये बात बताओ। वैसे तो हिंदू तत्वों को ये बड़ा जल्दी आग लग जाती है, जो अंधभक्त है हमारे देश के अंदर, कि भैया देखो मुसलमान ये मुसलमान वो अपने घर में सरेआम कह रहा है कि मैं नमाज पढ़ाऊंगा। जब तुम कह रहे हो कि हाँ कोई बात नहीं, उसने कह दिया तो क्या हुआ? मतलब आज हमारे देश के अंदर एक गलत नैरेटिव अगर सेट करेंगे तो अंधभक्तों का ये मतलब है कि उस पर कूद पड़ो। और मैं आपको एक बात बता दूं, कौन जानता था राणा को? हमने तो अभी सुना इस बयान के बाद। मतलब आज ये बड़ा अच्छा ट्रेंड बन चुका है। मैं कहूँगा अपने दर्शकों को लगाना, जिसे गली का कुत्ता भी अजनबी समझ के भौंकता है ना, जिस आदमी को गली का कुत्ता भी अजनबी समझ के भौंकता है, वो मुसलमानों पे बयान देके रातों रात वायरल हो जाता है। अच्छा। ये इस्लाम की ताकत है। ये समझना पड़ेगा। ये मुसलमानों की ताकत है कि मुसलमानों के नाम का सहारा लेकर के आज मीडिया में चैनल अपनी रोटी कमा रहे हैं। मुसलमानों के नाम का सहारा लेके भाजपा अपने वोट पक्के कर रही है। मुसलमानों के सहारा लेकर के ऐसे गधे घोड़े जिनको कोई कुत्ता भी ना पूछे, वो लोग रातों रात फेमस हो रहे हैं। बेशक नेगेटिव वे में हो रहे हैं, समझो इस बात को, पर उनको पता है कि हाँ भैया शॉर्टकट तरीका यही है। अगर पब्लिसिटी पानी है, अगर प्रमोशन पाना है, तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, क्योंकि हम जहर उगलेंगे तो मुसलमान ही उसको आगे बढ़ाएंगे। मारो साले को, सुअर को, फलाने को, ढिमकने को, वो भी ये कंटेंट चलाएंगे और कंटेंट चलाएंगे, वो बंदा वायरल हो जाएगा, कुछ मीडिया उसको सपोर्ट करेगी। तो आज हमारे देश के अंदर एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट करके भाजपा का वोट बैंक पक्का होता है, और दूसरा ऐसे लोग रातों रात वायरल होते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। मुसलमानों का सहारा लेकर के आज वो गधे घोड़े भी कामयाब हो रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, जिन लोगों को कोई कुत्ता भी नहीं जानता अपने क्षेत्र के अंदर। ये आपने बहुत सही बात कही कि जिन लोगों को कोई नहीं जानता वो भी इस तरीके की अपनी नीच सोच और घटिया बयानबाजी के ज़रिए कहीं ना कहीं इस
समाज में अपनी जगह बना लेते हैं, भले गलत तरीके से ही सही, लेकिन वो लोग उन्हें जानने लगते हैं और वो सोशल मीडिया के जरिए भाजपा के नेता बन जाते जी वो फिर उसके बाद। अच्छा हाँ यही तो होता है, जो सम्मान बंदा मिलने वायरल हो लगता गया, हाँ सम्मान मिलता है। वो ढाकर साहब को आपने देखा होगा वीडियो वायरल होने के बाद, और रोड पे कैसी बदतमीजियां कर रहे हैं। इनके सारे नेता ऐसे ही मिलते हैं, कोई कमरों में मिलता है, कोई रोड पे मिलता है, कोई कच्छों में कहीं पे मिलता है, कोई कहाँ पकड़ा जाता है। इनके सारे नेताओं की यही तो हरकतें हैं, और वो ऐसी आप ये औरतबाजियों कह रहे हैं करके कि ही राणा जी जो है वो नेतागिरी करना चाह रहे थे, इस भाजपा में आना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने बयानबाजी दी है। देखिए भाजपा में आए या ना आए, कमाइयां तो उनकी वैसी हो रही हैं इस तरीके से। आप समझे इस बात को, कमाइयों के धंधे तो उनके सरकार के एजेंट बन के बैठे हुए हैं। किसी एमपी का उन पे हाथ होगा तभी इतना बयान निकलते हैं, अदरवाइज एक आम आदमी कहाँ इतनी सोच रखता है बोलने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिन्नी जी, इस तमाम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका।